तो भाई कूलोम्स लॉ के जो कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो आपको याद रखने। पहली बात, कूलोम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो पॉइंट चार्जेस यानी कि बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। अगर कोई वस्तु बिंदु आवेश नहीं है फिर भी आप कूलोम्स का नियम लगाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो आवेश किस पर उपस्थित हो, गोलों पर उपस्थित हो, तब भी मान्य होता है। इस स्थिति में आप जो गोले पर आवेश होता है वो उसके केंद्र पर उपस्थित मान लेते हैं। दूसरा, आपके आवेश जो हैं वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है। अगर आवेश गतिशील अवस्था में होता है, नियत वेग से गतिशील अवस्था में होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। पॉइंट याद रखना भाई, जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश गतिशील अवस्था में है नियत वेग से, यानी कि त्वरण शून्य, नियत वेग से गतिशील है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और अगर आवेश त्वरित है, गतिशील है और वो त्वरित है, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में एक तरंगे उत्सर्जित करता है जिससे बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ये तीनों चीज उत्पन्न करता है। चलिए अब इसी पे आगे बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल। कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जरा यहां पर भी देख लें कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे आप। देखिए भाई, ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों ही समान प्रकृति के, यानी कि या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। अब इन दोनों के मध्य की दूरी है R, समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल देंगे एक दूसरे पर, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये वाला इस पे प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा F12, यानी कि 1/2 के कारण इस दिशा में, तो ये वाला इस पे किधर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, 2/1 के कारण इस दिशा में बल। हमें पता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि प्रकृति में कोई भी बल अकेले कार्य नहीं करता, वो हमेशा एक पेयर में, एक युग्म में कार्य करता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर ये वाला इस पर ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये वाला आवेश भी तो क्या होगा, इस पे बल लगाएगा। अगर मैं किसी को हिट करता हूं तो उसके लगती तो मेरे हाथ में भी तो लगती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो यहां पर ये जो है F12 यानी कि 1/2 के कारण जो बल लग रहा है उसका परिमाण ये 2/1 के कारण लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन ये परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी। तो यहां पर F12 सदिश विल बी इक्वल टू -F21। तो यहां पर माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि 1/2 के कारण बल और 2/1 के कारण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये Q1 पॉजिटिव लेता हूं और ये Q2 नेगेटिव लेता हूं, इनके मध्य कोई सेपरेशन रखता हूं, तो यहां पर इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा। तो ये इस पे इधर की तरफ बल कार्य करेगा 1/2 के कारण और 2/1 के कारण। तो यहां पर भी क्या होगा, सेम वही बात, दोनों का परिमाण तो क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होने की वजह से यहां पर माइनस आएगा। तो परिमाण तो दोनों का बराबर है, ये वर्टिकल बार का मतलब है कि दोनों का परिमाण बराबर है, ये परिमाण को दर्शाता है। तो दोनों का परिमाण बराबर है और माइनस चिन्ह दिशा को बता रहा है, यानी कि दिशा इनकी विपरीत है। अगला आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत? देखो, अगर स्पेस में यानी कि समष्टि में चारों तरफ दो या दो से अधिक चार्जेस आवेश रखे हुए हैं स्पेस में, तो किसी एक चार्ज पे कुल बल क्या होता है, बाकी के चार्ज, बाकी के आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। यही क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, सपोज करो स्पेस में कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2,
Q3, इस तरह से Qn चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, ये स्पेस में कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं और एक चार्ज ये रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। अब इस Q चार्ज पे कुल बल ज्ञात करना है। तो ये वाला चार्ज है, ये इस पे बल लगा रहा होगा, सपोज करो प्रतिकर्षण का बल F1 लगा रहा है, ये वाला इस पे प्रतिकर्षण का बल F2 लगा रहा है, ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल F3 लगा रहा है, और ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल Fn लगा रहा है। तो इस आवेश पर जो कुल बल होगा, बाकी के आवेशों के कारण जो बल होगा उसका सदिश योगी होगा, वो कहलाएगा कुल बल कहलाएगा। तो F नेट क्या हो गया, F1 F2 F3 अप टू Fn, जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात यदि स्पेस में दो या दो से अधिक आवेश रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं, और आपको किसी एक आवेश, किसी एक चार्ज पे कुल बल निकालना है, तो बाकी के आवेशों के कारण उस चार्ज पे लगने वाले बलों का आप क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। वही क्या होगा, उस चार्ज पर कुल बल होगा। यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। चलो अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। कैसे, देखिए यहां पर न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उससे समझते हैं। ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपने एक आवेश लिया Q1 और ये दूसरा आवेश लिया Q2, दोनों ही धनात्मक है भाई, दोनों ही पॉजिटिव है, और इनके मध्य की दूरी है R, इनके मध्य की दूरी है R। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक और तीसरा आवेश बिल्कुल सेंटर पे ले लिया, यहां पर बिल्कुल सेंटर पे ये एक आवेश Q रख दिया बिल्कुल सेंटर पे, जो कि इससे भी R/2 दूरी पे, O पॉइंट पे, और इससे भी R/2 दूरी पे। तो आपको इस बिंदु पे रखे जो आवेश Q है, इस पर कुल बल ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, तीनों धनात्मक है, तीनों एक दूसरे पर जो है प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो आपको तो कुल बल इस पे निकालना है, तो ये वाला इस पे बल लगाएगा, ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा F1, इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण का, और ये वाला इस पे इस दिशा में प्रतिकर्षण का बल लगाएगा F2। तो जो सदिश योग होगा F नेट, वो क्या होगा, इन दोनों बलों का सदिश योग होगा। अब आप F1 और F2 का परिमाण निकालें, तो F1 का परिमाण कितना है, तो इसके और इसके मध्य लगने वाला, ध्यान दे भाई, इस Q1 और Q के मध्य लगने वाला बल है F1, तो ये हो गया K Q1Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी भाई, R/2 का होल स्क्वायर हो गई, R/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जो F2 बल है उसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसके और इसके मध्य लगने वाला बल K Q2Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको F नेट निकालना है। हमें पता है जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो बड़े सदिश में से छोटे सदिश को आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो Q1 का मान Q2 से ज्यादा है, तो Q1 का मान Q2 से ज्यादा होगा, तो ये F1 का परिमाण भी क्या होगा, F2 से ज्यादा होगा। तो यहां पर जो F नेट होगा उसका परिमाण कितना हो जाएगा, F1 का परिमाण माइनस F2 का परिमाण। अब F1 का परिमाण कितना है, K Q1Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर माइनस K Q1Q अपॉन R/2, यहां पर Q2 आएगा, तो ये आपका K Q2Q और ये हो गया R/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कुल बल किस दिशा में लगेगा, भाई हमें पता है Q1 का मान Q2 से ज्यादा है, तो F1 का मान F2 से ज्यादा है, तो कुल बल भी उस दिशा में लगेगा जिस तरफ ज्यादा बल लग रहा होगा। तो F नेट की दिशा ये हो जाएगी, इस दिशा में। चलो अब इसको हम डेटा से देखते हैं। ये आपने एक 5 माइक्रो कूलम का एक आवेश लिया और एक लिया -10 माइक्रो कूलम का आवेश लिया। इन दोनों को आपने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। अब इसके बिल्कुल सेंटर पे, यहां पर बिल्कुल केंद्र पर आपने एक आवेश रखा 2 माइक्रो कूलम, इस पे आपको कुल बल निकालना है।
एफ नेट निकालना है। तो आपको इस 2 माइक्रोकुलाम पर कुल बल निकालना था, एफ नेट निकालना है, क्वेश्चन ये है। तो भाई ये 5 माइक्रोकुलाम इस पे प्रतिकर्षण का बल देगा F1, ठीक है, और ये -10 माइक्रोकुलाम का इस पे क्या देगा, आकर्षण का बल देगा F2। अब यहां पर F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में है, तो जो F नेट होगा वो क्या होता है, दोनों बलों का सदिश योग हो जाता है, F1 प्लस F2 का सदिश योग हो जाएगा। अब हम F1 का परिमाण निकालें, पहले परिमाण निकालते हैं, परिमाण तो इसके और इसके मध्य के 5 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, सबको एक ही पद्धति में लेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये दूरी होगी जो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह से F2 के, F2 किसके मध्य, इसके और इसके मध्य, तो के 10 परिमाण ही लेंगे, माइनस छोड़ देंगे, 10 इंटू 10 की घात -6, 2 इंटू 10 की घात -6, और ये भी दूरी कितनी है 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये जब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो हमें पता है सदिशों के योग में कि जब भी दो बल एक ही दिशा में लगते हैं तो उनका क्या होता है, योग हो जाता है, और विपरीत दिशा में लगते हैं तो वो एक दूसरे से घट जाते हैं। तो यहां पर जो एफ नेट होगा, एफ नेट का परिमाण होगा, वो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो बड़ा कौन सा है, ये जो दोनों में से 10 माइक्रोकुलम, तो यहाँ तो दोनों एक ही दिशा में, तो एड हो जाएंगे यहाँ तो F1 प्लस F2, विपरीत दिशा में होते हैं तो माइनस करते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ तो दोनों एक ही दिशा में है तो ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये F नेट जो होगा वो इस दिशा में हो जाएगा, जिस तरफ F1 और F2 लग रहे हैं उसी दिशा में F नेट हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो K की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 10 इंटू 10 की घात -12, ठीक है, और ये हो गया 10 की घात -2 प्लस के, ये कितना हो गया आपका 20 इंटू 10 की घात -12, और ये हुई 10 की घात -2। इसको सोल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपके 10 की घात -12 -2 10 की घात -10, तो ये 10 की घात -9, तो ये हुआ प्लस 9 इंटू 10⁻⁹, 10 की घात -2, तो ये 2 इंटू 10 की घात -9, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 9 प्लस 18, तो ये आपका हो गया 27 न्यूटन। तो ये इस तरह के, ये क्या है आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। और एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको वेक्टर्स का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, वेक्टर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर ये जो आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसमें आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। वेक्टर आपका क्लियर होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपने एक स्क्वायर लिया, ये एक स्क्वायर लिया, इसके ईच कॉर्नर पे सेम चार्ज आपने प्लेस कर दिए, क्यू 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 क्यू, और ईच साइड लेंथ कितनी है आपकी, एल है। आपको किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, किसी भी एक चार्ज पे, कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, ये या ये या ये या ये, कोई भी एक चार्ज ले लो, उस पर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, मैं ये वाला चार्ज ले लेता हूं, तो ये वाला इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो ये लगेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये मान लिया मैंने F1 फोर्स इस पे ये लगाएगा। ये वाला इस पे रिपल्शन लगाएगा, तो ये मैंने मान लिया रिपल्शन फोर्स F2 इस तरफ लगेगा, और ये वाला इस पे जो रिपल्शन फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, तो ये हो गया F3, ये फोर्स हो गया, ये F3 हो गया। तो इस पे जो F नेट होगा, F नेट होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम होगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, F1 और F2 और F3 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये लिखेंगे, तो F1 का मैग्नीट्यूड इसके और इसके मध्य, तो K क्यू स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये F1 का मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये जो F2 का मैग्नीट्यूड है वो भी इतना ही होगा जितना F1 का है, तो ये भी उतना ही हो गया F2 का
मैग्नीट्यूड, इसको आपने नाम दे दिया f। अब f3 ये वाली जो डिस्टेंस है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये l ये l, तो ये जो डिस्टेंस होगी √2l हो जाती है। तो f3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा k q1 q2 यानी कि q² अपॉन √2l का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? √2l का होल स्क्वायर। अब आगे बात करें, अब आप एफ नेट निकालना है, आपको कुल बल निकालना है। तो भाई इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे। तो पहले क्या करें हम, F1 प्लस F2 का वेक्टर सम करेंगे। F1 प्लस F2 का वेक्टर सम करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो भाई हमें पता है जब भी दो वेक्टर्स का हम परिणामी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये आपने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर F1 और F2 के मध्य जो कोण है वो है 90 डिग्री। तो ये यहां पर हो गया F1² प्लस F2²। a और b की जगह क्या है? F1 F2 है, तो F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2, और ये cos 90, cos 90 का मान 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो F1 प्लस F2 का जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, उसका परिमाण कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो निकालेंगे। तो F1 और F2 का तो दोनों का परिमाण समान है, हम F ले सकते हैं यहां पर। तो ये क्या हो गया, F1² की जगह F², ये भी F², तो ये F² प्लस F² 2F², तो ये हो गया √2F। √2F, तो √2 और F की वैल्यू कितनी निकाली, F1 और F2 के इक्वल, तो ये हो गया KQ² अपॉन L²। तो ये F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया आपका √2 KQ² अपॉन L²। अब जो इसका डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन होता है बिल्कुल बीच में से। अगर दो सदिश समान परिमाण के होते हैं तो उनका परिणामी बिल्कुल बीच में से जाता है। तो ये F1 प्लस F2 जो है वो इस तरफ जाएगा, यानी कि F3 की दिशा में जाएगा। तो जो F नेट है वो क्या हो गया आपका, एक सदिश तो हो गया आपका F1 प्लस F2 और एक हो गया F3, दोनों एक ही दिशा में तो सिंपली जुड़ जाएंगे, यानी कि इनके परिमाण को जोड़ दो। तो F1 प्लस F2 का परिमाण प्लस F3 का परिमाण आप जोड़ दें तो आपको ऐड करने से आंसर मिल जाएगा। तो F1 प्लस F2 का परिमाण तो हम निकाल चुके हैं, √2 KQ² अपॉन L² प्लस, और F3 का KQ² अपॉन KQ² अपॉन ये √2L का L², इसको खोलेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और ये L²। तो ये इस तरह से आपके F नेट आ जाता है। तो भाई ये बात हुई आपकी कूलोम्स लॉ और उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो ये आपके आज की क्लास होती है। आज हम यहीं पर इसको ओवर करते हैं। थैंक यू।